So we are discussing NCERT of General Organic Chemistry. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12.5 आपने पूछा है. This question, which of the following represents the correct IUPAC name of the compound concerned? First, it is given 2,2-dimethyl pentane. तो देखो ये हमने पेंटेन लिखा और 2,2-dimethyl लिखा, तो इट इज पॉसिबल, करेक्ट फॉर्म लिखा है. और 2-डाईमिथाइल पेंटेन, तो उसमें देखो पहले केस आपको पता चला है 2,2-डाईमिथाइल पेंटेन, ये सही आंसर है. इसका आंसर लिखेंगे तो 2,2-डाईमिथाइल पेंटेन ही लिखना चाहिए. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. 2-मिथाइल पेंटेन नहीं लिख 2-डाईमिथाइल पेंटेन नहीं लिख सकते. अगले ऑप्शन लिखा है 2,4,7-ट्राईमिथाइल ऑक्टेन. तो देखिए पहले ऑक्टेन लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेन हो गया. ऑक्टेन वाली पोजीशन में 2 4 एंड 7 ये लिखा हुआ 2,4,7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन, एक ऑप्शन ये दिया है. अनदर ऑप्शन इज 2,5,7. तो आपको पता है लोएस्ट सम रूल फॉलो करते हैं. जब सेम सब्स्टिट्यूएंट अप्लाई करते हैं तो विल फॉलो लोएस्ट सम रूल. तो यहाँ पे नंबर देखो 2,4,7 आ रहा है. सो 2 + 4 + 7 एक पॉसिबिलिटी. उल्टी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 एंड 7. सो 2 5 एंड 7 में जो है वो या तो लोएस्ट लोकेंट रूल पकड़ लो या लोएस्ट सम रूल लगा लो. तो लोएस्ट सम रूल अप्लाई कर देंगे तो 2,4,7 इज द करेक्ट मार्क. सो इस करेक्ट नेम इज 2,4,7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन, राइट. इसके बाद सी ऑप्शन में लिखा है 2-chloro-4-मिथाइल पेंटेन. सो 2-chloro-4-मिथाइल पेंटेन. ऑप्शन लिख रहे हैं पहले, ये पेंटेन लिखा आपने, 2 पोजीशन पे क्लोरो लगाया, 4 पोजीशन पे मिथाइल लगाया. सो 2-chloro-4-मिथाइल पेंटेन ये ऑप्शन लिखा हुआ है. और 4-chloro-2-मिथाइल पेंटेन, तो इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, हम लोग 2-chloro-4-मिथाइल पेंटेन लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट लिख लेते हैं. अगर नंबरिंग दोनों तरफ से सेम आ रही है, इधर से 2-chloro-4-मिथाइल बन रहा है और दूसरी तरफ से लिखेंगे ये 2-chloro-4-मिथाइल बन रहा है, इधर से लिखेंगे तो 2-मिथाइल 4-chloro हो जाएगा. तो इसमें लॉजिक क्या अप्लाई करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं. तो क्लोरो का सी है इसलिए उसको लोअर नंबर प्रेफरेंस देंगे. तो इट विल बी 2-chloro-4-मिथाइल पेंटेन. ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड देन लास्ट द डी ऑप्शन, इट्स गिवन ब्यूट 3-ine-1-ol. लास्ट ऑप्शन इट्स गिवन ब्यूट 3-ine-4-ol. तो इसका ऑप्शन भी अगर लिखेंगे तो हमारे पास 4 कार्बन है ब्यूट, 3 पोजीशन पे आइन अप्लाई किया और 1 पोजीशन पे ऑल लिखा. तो हमें पता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल है, तो अल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे. सो लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करते हुए हम लोग फंक्शनल ग्रुप को, अल्कोहल को लोएस्ट नंबर देंगे. तो ये 1 2 3 4 आ जाएगा. तो उसका करेक्ट नेम ब्यूट 3-ine-1-ol लिखेंगे. दैट विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर हो गया पहले 12.5. देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12.7. 12.7 is given condensed and the bond line structure for the identify the functional group present if any for this case. तो आपको functional group identify करने. तो 12.7 में लिखेंगे, पहला कंपाउंड ले रखा है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन. तो ये देखिए पेंटेन हो गया 2,2,4, ये ऑप्शन हो गया 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन. ये आपका लाइन स्ट्रक्चर हो गया. उसमें नो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, नो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, राइट. अगला केस दे रखा है 2-हाइड्रोक्सी 1,2,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिखने हैं. तो CH2 CH COOH CH2 COOH. ये आपका देखिए प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड फिट कर दिया पहले हमने. एंड पोजीशन नंबर 2 पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और लगा हुआ, तो यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा दो और ये H हटा दो. ये आपका फॉर्मूला हो गया. सो 1 2 3 ट्राई प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है. और अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे और अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है. ये आपके 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. लेकिन जो हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है वो तीनों एक ही कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते थे, इसलिए तीनों को लोअर प्रायोरिटी में डालते हुए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में आंसर लिख दिया है. तीसरे फॉर्म में देख रखा है हेक्सेन डाई-एल. तो अब डाई-एल ग्रुप है तो देखिए हमारे पास 6 कार्बन है पहले, 1 2 3 4 5 6. और हेक्सेन डाई-अल है तो दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप रखने हैं. तो एल्डिहाइडिक ग्रुप दोनों टर्मिनल पे ही हो सकते हैं, बीच में जहाँ पे भी लाएंगे वहाँ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा. तो हेक्सेन डाई-एल ये वाला फॉर्म हो जाएगा और उसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो गया.
ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे हेक्सेन डाइल लिखने में अल की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे ही हो सकता है, बीच में कहीं भी लाएंगे तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, इसलिए उसको आगे मैनेज नहीं कर सकते। क्लियर? चलो, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12.9। ठीक है, 12.9 इट्स गिवन which of the two is expected to be more stable and why। तो 12.9 में देखो हमारे पास एक NO2 ग्रुप है, CH2 माइनस लिखा हुआ है। अब NO2 का आप जानते हैं माइनस आई करेक्टर काम करेगा, NO2 का माइनस आई करेक्टर काम करेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल काउंट करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि NO2 ग्रुप है, मीजोमेरिक तो फॉर्म कर नहीं सकता क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो है नहीं, तो यहाँ NO2 का माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, मेक्स इट मोर स्टेबल। ठीक है, मेक्स इट मोर स्टेबल। राइट, दूसरा फॉर्म लिखेंगे तो इट इज CH3CH2O माइनस, इसमें CH3CH2 का प्लस आई करेक्टर काम कर रहा होगा तो ये इसको अनस्टेबल कर रहा होगा, ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, मेक्स इट अनस्टेबल। समझ गए? माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कराने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं, प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कराने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगते हैं। या माइनस चार्ज है तो पहला वाला केस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा रादर देन द सेकंड वन। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक्सप्लेन व्हाई एल्काइल ग्रुप्स एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच्ड टू अ पाई सिस्टम। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट काम कर जाएगा यहाँ पे। सीधा सीधा क्वेश्चन पता है आपको, जो भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो अगर किसी पाई डोनर ग्रुप के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे ये वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे तो हम लोग उसको H+ CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? हाइपर कॉन्जुगेशन का चाहो तो पूरा कॉन्सेप्ट लिख लो तो भी आपको समझ आ जाएगा। और तो मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में डिटेल में आपको सिखाया हुआ है इसको लिखना, लेकिन किसी को कंफ्यूजन आ रहा है तो एक बार फिर से देख लो। ये ऐसा सिस्टम है, आपको बताया था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट या तो वैकेंट पी ऑर्बिटल के थ्रू या पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्रू के जो होता है उसको हम लोग बेकर नाथन इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव करके आई, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव करके जाएगी। तो अगर हम इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इट विल कम आउट टू बी H+ CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। राइट, क्लियर हो गई बात? चलो, इसके बाद देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12.13। Identify the reagent shown in the bold in the following equation as nucleophile और electrophile। तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ वाले ग्रुप से अगर हम स्टार्ट करें तो पहले वाले केस में देखो CH3COOH है, इसकी रिएक्शन OH माइनस से करा रहे हैं। तो OH माइनस ने क्या करा, H+ को इलेक्ट्रॉन दिया, OH माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करा, H+ को, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक, दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में लिख रखा है CH3CO CH3। द सेकेंड पार्ट इट इज गिवन CH3COCH3 और इस पे Cn माइनस का रिएक्शन करा रहे हैं, और आखिरी में बना रहे हैं CH3CCH3 OH एंड Cn। तो उसका मतलब ये Cn माइनस अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे अटैक कर रहा है, तो उसका फंक्शन कैसा हुआ, न्यूक्लियोफाइल। समझ आ गया? एंड द लास्ट पार्ट इट इज गिवन बेंजीन C6H6। तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है और CH3CO में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से मूव होने के बाद इसके पास अटैक होगा, तो आगे की रिएक्शन जो हो रही है दैट इज C6H5COCH3। तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से। समझ आ गया? बेंजीन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3CO ग्रुप को दी, तो CH3CO ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। पिछले वाले पार्ट में Cn माइनस ने न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करा, और उसके पहले OH माइनस ने H+ को लिया। उसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं या बेस भी बोल सकते हैं, वो अप टू यू है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। एनसीईआरटी में आप उसको न्यूक्लियोफाइल भी लिखेंगे तो चलेगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12.17। 12.17 is given explain the term inductive and electromagnetic effects
Which electron displacement effect contains the following correct order? Which electron displacement effect explains the correct order for of acidity of the carboxylic acid? तो आपको रूल बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो हमारा रूल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लॉजिक था, इंडक्टिव इफेक्ट में सिखाया था आपको। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग डायरेक्टली वही रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल हुआ इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली ना। तो पहले वाले पार्ट में देखो एसिडिक स्ट्रेंथ लिखी हुई CCl3 CCOH, तो 3 Cl ग्रुप लगे, और यहाँ पे मैंने आपको DNP रूल सिखाया था। तो यहाँ पे कौन सा नंबर वाला रूल काम कर रहा है? देखिए आप, डिस्टेंस तो सब में सेम है, यहाँ पे 3 Cl लगे हुए हैं, यहाँ 2 Cl लगे हुए हैं, यहाँ 1 Cl लगा हुआ है, तो नंबर की वजह से यहाँ पे मोर माइनस आई इफेक्ट हो गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हायर हो गई। ये अगर सिंपल टर्म में लिखना है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर? दूसरे पार्ट में अगर इसी चीज को नोटिस करेंगे, सेकंड पार्ट में देखो दे रखा है CH3 CH2 COOH, इसके बाद CH3 होल ट्वाइस CHCOH दे रखा है, और फिर CH3 होल थ्राइस CCOH दे रखा है। तो यहाँ कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट। और जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जा रहे हो प्लस आई कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे मोर प्लस आई है, और प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिक्रीज कर देते हैं। तो इसका रूल लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, या सिंपली प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। यहाँ पे भी नंबर का ही रूल लग रहा है, पावर तो सेम है और डिस्टेंस भी सेम रखी गई है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12.20। 12.20 में देखो, अब ये थोड़ा सा अभी चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल से थोड़ा रेलेवेंट बात है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन? सो बेसिकली आप सब जानते हो कि डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे लिए। डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक लिक्विड को वेपर बना के कंडेंस कराते हैं, तो फिर से दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करा पाते हैं। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है तो डिस्टिलेशन यूज करेंगे जब हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड मिक्स्ड विद द नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज होगा। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में हम क्या करेंगे कि अगर दो लिक्विड्स हैं और उनमें से कोई एक लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर डिकम्पोज कर जाता है तो वहाँ पे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर लगाएंगे। और स्टीम डिस्टिलेशन तब यूज करेंगे जब हमें स्टीम वोलेटाइल लिक्विड एसोसिएटेड विद द वाटर मिसिबल इंप्योरिटीज हटाना होता है, तो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, चाहो तो एनसीईआरटी के पैराग्राफ से कॉपी कर लो, या लिखना है तो लिख डालो एक बार जल्दी से। तो हमने पहला टर्म लिखा डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज। तो डिस्टिलेशन की टेक्निक लगाएंगे। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर तब लगाते हैं जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले डिकम्पोज कर जाए। सो लिक्विड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड इट कैन डिकम्पोज बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे लिक्विड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर की टेक्निक लगाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया ना। और तीसरा प्रोसेस लिखा है स्टीम डिस्टिलेशन, तो ये हम लोग अप्लाई करते हैं स्टीम वोलेटाइल लिक्विड्स को जो कि वाटर मिसिबल इंप्योरिटीज के साथ एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे हम लोग स्टीम वोलेटाइल या स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक फॉलो करते हैं। इसमें स्टीम पास करके वेपर प्रेशर को टोटल प्रेशर के बराबर पहुंचा देते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चूंकि कम होता है तो उसमें स्टीम पास करा के उसके टोटल वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करा के बॉइलिंग करा देते हैं, जिससे कि आसानी से बॉइलिंग होने की वजह से एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 12.21 लिखना है। अब देखो ये भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। लेजाग्नेस टेस्ट में अगर नोट करना है तो बस एक बार लिख डालिए। लेग्जाग्नेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो फॉर नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन, नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन डिटेक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग ऐसा यूज करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन डिटेक्शन करना होता है तो हम लोग लेजाग्नेस टेस्ट फॉलो करते हैं, और इसके लिए फॉर्म करते हैं हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट।
सोडियम एक्सट्रैक्ट की टेक्निक से क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो होता है उसकी नाइट्रोजन को कार्बन और सोडियम से रिएक्शन करा के सोडियम साइनाइड बना लेते हैं और नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ साइनाइड चेक कर लेते हैं। सल्फर के केस में सल्फर प्लस सोडियम की रिएक्शन होने से ये सोडियम सल्फाइड फॉर्म हो जाती है। ये सब अभी हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे दोबारा, अभी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसलिए एक साथ ही बता दे रहा हूँ। और अगर हेलोजेंस का केस होता है तो ये सिल्वर हेलाइड फॉर्म बना लेते हैं, तो सॉरी हेलोजेंस के केस में इसको हेलाइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सोडियम मेटल से रिएक्ट करके NaX फॉर्म हो जाएगा। और अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों एक साथ होते हैं तो नाइट्रोजन कार्बन और सल्फर रिएक्ट करके सोडियम मेटल के साथ सोडियम थायोसल्फाइड बन जाता है। तो इन कंपाउंड्स के डिटेक्शन के या इन कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन से, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल्स में क्वालिटेटिव एनालिसिस में आयंस को डिटेक्ट करते हैं, तो इन एलिमेंट्स के डिटेक्शन के बेसिस पे हम लोग अलग अलग सब्सटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? दिस इज द टेक्निक जिससे हम लोग इन सब्सटेंसेस को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्लियर? देन कम्स 12.23। ये पार्ट हम लोगों ने देखो रेडॉक्स रिएक्शन में सिखाया था आपको, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में हैलोजन सल्फर एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना है। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ हैलोजन निकालना होता है तो क्या करते थे हम लोग, बताओ? परसेंटेज ऑफ हैलोजन निकालने के लिए जैसे मैं Cl वाला फॉर्मूला लिखे देता हूँ, फिर Br और I अपने आप लिख लेना। तो परसेंटेज ऑफ Cl निकालने के लिए क्या करते थे, मास ऑफ AgCl जो फॉर्म होता था उसमें मॉलिकुलर मास ऑफ AgCl से डिवाइड करते थे 143.5, ये मोल्स ऑफ AgCl आ जाते थे। जितने मोल AgCl होता था उतने ही मोल Cl होता था, इसमें 35.5 से मल्टीप्लाई करते थे, ये Cl का मास आ गया, इंटू 100 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड कर देते थे। सो मास अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये परसेंटेज निकालने का तरीका था, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में सिखाया था मैंने आपको। अब ऐसे ही Br और I का परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ से परसेंटेज ऑफ सल्फर अगर निकालना होता है तो सल्फर कैसे निकालते थे, बेरियम सल्फेट के फॉर्म में। सो मास ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट कितना होता है याद है, 233। सो डिवाइडेड बाय 233 इंटू मास ऑफ सल्फर 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ आया? तो हम लोग इससे भी फिर से सल्फर का परसेंटेज निकाल लेंगे। और तीसरा टर्म लिखेंगे परसेंटेज ऑफ व्हाट यू विल से फास्फोरस, तो इसके लिए निकालते थे मास ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7, याद है, डिवाइडेड बाई 222, ये इसका मोलर मास आता था, इससे डिवाइड करते थे मास ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, सो डिवाइडेड बाई 222 इंटू मास ऑफ सल्फर 31, मास ऑफ फास्फोरस 31 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के टाइम पे सीखा था। इससे हम लोग हेलोजन, फास्फोरस, सल्फर सबके परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये एक्चुअली में प्रिंसिपल ऑफ पार्टली एडजॉर्प्शन होता है अभी, या पार्शियल एडजॉर्प्शन लिख सकते हैं, या अभी चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, प्रैक्टिकल के टाइम पे सिखाएंगे। अगर किसी को लिखना है सिंपल टर्म में तो बस केवल एक टर्म लिख लीजिए। अगर आपको सिंपल एक टर्म लिखना है तो लिख लो बस, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर लिखना है, क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली में सेपरेशन टेक्निक की तरह या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्यूरिफिकेशन टेक्निक की तरह यूज करते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस लिखिए। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक स्पेशल क्वालिटी पेपर नोन एज क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज करते हैं हम लोग। और इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर के अंदर जो वाटर ट्रैप होता है वो स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है, और बाकी जिस सब्सटेंस को हमें सेपरेट करना होता है वो मोबाइल फेज की तरह काम कर जाता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, बस इतना नोट कर लीजिए। देन कम्स 12.26। In question number 12.26, it is asked to explain the reason why the fusion of organic compound with the metallic sodium in testing nitrogen, sulfur and hydrogen. तो देखो आपको पता है इन लैब वी कैन टेस्ट फॉर आयंस। आपको पता है, आप लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस में टेस्ट किए हैं तो आपको पता है क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, सो Na+, अमोनियम, Fe2+, तो हम आयंस का टेस्ट कर पाते हैं लैब में। सो इन लैब वी टेस्ट फॉर आयंस। और आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड या कोवेलेंट कंपाउंड्स।
अब कोवेलेंट कंपाउंड से अगर आयंस बनाने हैं तो कैसे बनेंगे, जब आप उसको सोडियम मेटल से रिएक्ट करा के करस्पॉन्डिंग सोडियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम सॉल्ट, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम सॉल्ट या ब्रैकेट में लिख लो आयंस, बाय फ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय सोडियम. ठीक है. और फिर मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि नाइट्रोजन के लिए इसको साइनाइड में कन्वर्ट करते हैं, सल्फर के लिए इसको सल्फाइड में कन्वर्ट करते हैं, और हेलोजेंस के लिए इसको हेलाइड्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. सो नाइट्रोजन कन्वर्ट्स टू सोडियम साइनाइड, सल्फर कन्वर्ट्स टू सोडियम सल्फाइड, एंड हेलोजन कन्वर्ट्स टू सोडियम हेलाइड, एंड देन टेस्टेड फॉर ions which is cyanide ion, sulfide ion and halide ion respectively for detection of नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन. हेलोजन का मतलब ClBr एंड I. ठीक है, क्लियर. ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि लैब में हम लोग आयंस को डिटेक्ट कर पाते हैं, एलिमेंट्स का डिटेक्शन लैब में पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके करस्पॉन्डिंग आयन में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं. ठीक है. चलो, देन कम्स 12.28. 12.28 में लिखा हुआ एक्सप्लेन व्हाई ऑर्गेनिक लिक्विड्स वेपराइजेस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन स्टीम डिस्टिलेशन. तो देखो हमने क्या करा है, स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर जो सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस स्टीम जो है वो इक्वल टू वेपर प्रेशर हो जाता है. तो हम लोग करते क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन, आपको पता है कोई भी लिक्विड बॉईल कब करता है, जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए. तो स्टीम डिस्टिलेशन हम लोग क्या करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है ये इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है. फॉर बॉइलिंग. तो जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर भले ही एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं पहुंचा, बट जो आपने स्टीम पास करी है उसका वेपर प्रेशर प्लस लिक्विड का वेपर प्रेशर कंबाइन करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाता है. हेंस लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट. समझ गए कॉन्सेप्ट. आपको बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट बता रखा है मैंने. कोई भी लिक्विड बॉइल कब करता है, जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है. और वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर कैसे करेंगे, जो लिक्विड का वेपर है उसमें वाटर का वेपर प्रेशर और ऐड कर दो, तो टोटल वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो बॉइलिंग हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो 12.31. क्वेश्चन नंबर 12.31 asks why it is necessary to use acetic acid and not sulfuric acid for the acidification of sodium extract for testing sulfur by lead acetate paper. तो देखो आपको पता है कि जो सल्फेट होता है वही प्रेसिपिटेट कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है लेड सल्फेट फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर सकता है. तो 12.31 में पूछा है व्हाई इट इज नेसेसरी टू यूज एसिटिक एसिड एंड नॉट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर द एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट फॉर टेस्टिंग सल्फर बाय लेड एसीटेट टेस्ट. तो लेड एसीटेट क्या होता है, CH3CO होल ट्वाइस Pb, ये आपका लेड एसीटेट है. अगर आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इंस्टेड ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये क्या करेगा, लेड सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, और जो आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, +2CH3COH. ये रिएक्शन वर्कआउट कर जाएगी, जबकि आपको रिएक्शन कौन सी वर्कआउट करानी थी, आप चूंकि सल्फाइड आयन टेस्ट करना चाह रहे थे, तो जो लेड एसीटेट है इसमें जो भी सल्फाइड फॉर्म प्रेजेंट थी सोडियम सल्फाइड, वो लेड सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होनी चाहिए थी. ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनना चाहिए था, लेकिन अगर आपने H2SO4 ऐड कर दिया, तो H2SO4 के ऐड करने से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट कर जाएगा. तो कोशिश करी जाती है कि लेड एसीटेट टेस्ट में हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग H2SO4 एसिटिक एसिड यूज करेंगे. क्लियर. चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12.33. समझ गए ना, आगे लैंग्वेज में लिख लेना इस वाली बात को. समझ गए ना कि इफ यू ऐड लेड, मतलब मैंने इक्वेशन लिख दिया, आप स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा. If we add sulfuric acid instead of acetic acid, then lead sulfate will precipitate as white precipitate, and test of sulfur cannot be done, sulfide cannot be done properly, because we want that
sulfide should precipitate as lead sulfide. So lead should be used with sulfide, not with sulfate. ये इसका बेसिक आंसर है जो आपको ठीक से देख लेना है. Then comes question number 33. It's given a sample of 0.5 gram of organic compound was treated to Zeldol's method. The ammonia involved was absorbed in 50 ml of 0.5 m H2SO4. The residual acid required 60 ml of 0.5 m solution of NaOH. For neutralization, find the percentage composition of nitrogen. तो ये आपका देखिए टिपिकली ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्वेश्चन हो गया. तो सबसे पहले लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH. ये हो गया 60 इंटू 0.5 इंटू n फैक्टर 1. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे लिए 30. जो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH है वो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एक्सेस एसिड है और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 जो आपने ऐड किया हुआ है वो है 50 ml 0.5 m n फैक्टर 2. तो ये 50 आ गया. तो यहाँ से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर अमोनिया अगर निकालेंगे तो 50 मिली इक्विवेलेंट आपने ऐड करा था, उसमें से 30 मिली इक्विवेलेंट एक्सेस था. तो अमोनिया के साथ कितना रिएक्ट करा? 20. ठीक. अब जितने मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया के साथ H2SO4 यूज हुआ उतने ही मिली इक्विवेलेंट अमोनिया हो जाएगा. तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू 20. अमोनिया का एन फैक्टर 1 होता है तो मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अगर लिखेंगे तो ये 20 आ जाएगा. तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे तो 20 इंटू 10⁻³ ये मोल्स हो गए नाइट्रोजन के. 14 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नाइट्रोजन का मास हो गया. टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 दे रखा है, इंटू 100 कर दो. ये आपका फाइनली परसेंटेज आ जाएगा जिसको आपको सॉल्व करके बताना है. इसको जरा सॉल्व करिए और परसेंटेज बताइए कितना आ रहा है. तो ये परसेंटेज सॉल्व होकर 56% आ जाएगा. दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. इसके बाद अगले क्वेश्चन में आइए 12.37. 12.37 लिखा है द Lenzaknes टेस्ट द नाइट्रोजन ऑफ इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड द प्रूशियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ. तो मैंने बताया Lenzaknes टेस्ट में सोडियम का साइनाइड फॉर्म बनाते हैं, नाइट्रोजन को NaCN में कन्वर्ट कराते हैं, फिर इसकी रिएक्शन Fe2+ से करा के फेरोसाइनाइड आयन बनाते हैं FeCN6 4-, और फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं Fe3+ से. तो Fe3+ की रिएक्शन FeCN6 4- से अगर होगी तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लिखा जाता है. तो क्या फॉर्मूला आएगा? Fe4 FeCN6 होल थ्राइस. इसको हम लोग बोलते हैं प्रूशियन ब्लू. ठीक है. और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट देखोगे तो यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ आयरन +2 स्टेट में. तो ऑक्सीजन स्टेट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं. दिस इज योर प्रूशियन ब्लू कलर. फॉर्मूले अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आंसर 20 का ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 इट्स गिवन द रिएक्शन CH3CH2I plus KOH gives CH3CH2OH plus Ki is classified as. तो जरा ध्यान से देखो, CH3CH2I है और KOH है, और KOH को अगर हम आयनाइज करके लिखेंगे तो ये बनेगा K+ एंड OH-. और फाइनली रिएक्शन में देखो तो क्या हो रहा है, CH3CH2OH बन रहा है और Ki बन रहा है. इसका मतलब इस रिएक्शन में OH- ने I- को रिप्लेस कर दिया. ये तो रिएक्शन हुई, OH- ने इस कार्बन पर अटैक करा और यहाँ से I- को फ्री कर दिया, तभी तो Ki बन रहा है. तो इसका मतलब OH- सब्सटीट्यूटेड I-, और OH- क्या है, न्यूक्लियोफाइल. तो इसका मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट करा. कौन से टाइप की रिएक्शन हुई? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. सब्सटीट्यूशन समझ में आ रहा है, क्योंकि I- जगह OH- एडिशन का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे. एडिशन मतलब कोई चीज जुड़ जाए और एलिमिनेशन मतलब कोई चीज हट जाए. तो हटा तो नहीं, OH- हटा और I- हटा और उसकी जगह OH- आ गया, मतलब सब्सटीट्यूशन. और न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट करा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. समझ आ गया कॉन्सेप्ट. एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को सब्सटीट्यूट करा, इसलिए सब्सटीट्यूशन कैटेगरी हो गई. और सब्सटीट्यूशन में भी न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट करा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गया. डन, क्लियर, समझ में आ गया.